इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 1, मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सोचो, अगर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंक्रीज होगी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भी तो इंक्रीज होगी। तो मोटिवेशन, पहला पॉइंट क्या है, इसको अंडरलाइन कर लो, मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, आपको पॉइंट्स याद करना है, बस इनमें से एक एक लाइन लर्न करनी है, अंदर का फिर खुद से बना करके लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टू पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं होगे किसी काम को करने के लिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई काम बहुत बोरिंग है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा करने के लिए, तो आपका एटीट्यूड कैसे रहेगा उसकी तरफ, नेगेटिव रहेगा, है ना। और जो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा बनाएंगे, वो नेगेटिव बनाएंगे। तो हमारा मोटिवेशन क्या हेल्प करता है, चेंज करता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब नहीं, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जा रहा है तो दूसरा एम्प्लॉय आ रहा है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ जाते हैं, रिज़ाइन करते हैं, कितने नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो अब एम्प्लॉय टर्नओवर को क्या करना होता है, हमें रिड्यूस करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, वो कम से कम जाए ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, वो मतलब रिटेन करके रहे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एम्प्लॉयज़ रिटेन करें, कि रहें बहुत सारे ईयर्स तक वो काम करें। तो अगर एक एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता लग जाता है, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से पता, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना। तो एम्प्लॉयज़ क्या नहीं चाहेंगे, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं चाहेगा कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएँ कंपनी को, ठीक। तो मोटिवेशन क्या हेल्प करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है एम्प्लॉय टर्नओवर को। क्या हो गया तन्मय, बैठ जाओ आराम से, बुक निकाल लो। अच्छा, एंड देयर बाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनिंग। अब सोचो, एम्प्लॉय टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये वाला एम्प्लॉय गया कंपनी छोड़ करके, तो अब हमें नया एम्प्लॉय भी तो हायर करना पड़ेगा ना। तो उसको, नए एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं, स्टाफिंग में हमने देखा बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, है ना, तो हमें न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की कॉस्ट भी लगेगी। तो इसलिए मोटिवेशन क्या हेल्प करता है, रिड्यूस करने में एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयर बाय save the cost of new recruitment and training. The main reason for high rate of employee turnover is lack of motivation. If manager identify motivational needs of employees and provide suitable incentive, अब हमें अपने एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको हमें इंसेंटिव्स देने होंगे। इंसेंटिव्स यहाँ पे काइंड में भी हो सकते हैं, कैश में भी हो सकते हैं, मतलब हम इंसेंटिव्स उसको बोनस के फॉर्म में पैसे देकर कि इस महीने 5000 एक्स्ट्रा पे करें क्योंकि उस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम करा, तो हम इंसेंटिव्स ऐसे भी दे सकते हैं। इंसेंटिव्स हम और कैसे दे सकते हैं, हमने मेडल्स, हमने एक क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड फंक्शन रख लिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो भी हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ थे, हमने एक सर्टिफिकेट दिया, उसको रिकॉग्नाइजेशन, मतलब अच्छा लगेगा ना, मेडल सर्टिफिकेट मिलता है, अच्छा लगता है। तो इंसेंटिव्स दे करके एम्प्लॉयज़ मे नॉट थिंक ऑफ लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्या, वो क्या होता है, जैसे कि वो जो बच्चे होते हैं ना छोटे, अच्छा, ओके, ठीक है, वो जो, जैसे कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे जैसे कि जो मदर्स के लिए अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की वो काम के साथ साथ उनको भी देख पाएँ साथ के साथ, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है।
हाई रेट ऑफ टर्नओवर कंपेल्स मैनेजमेंट टू गो फॉर न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट. अगर हम नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो हमारे एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगा, टाइम लगेगा, मनी लगेगा, एफर्ट लगेगा. मोटिवेशन हेल्प्स टू सेव सच कॉस्ट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन टैलेंटेड पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ऋषित, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करा. इसके पहले का कंप्लीट है ना यहाँ तक मोटिवेशन प्रोसेस. ठीक है, देखो मोटिवेशन प्रोसेस में वैसे क्या था, ये देखो ये टेबल लर्न कर लेना. एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है तो हमें टेंशन होती है. ठीक, फिर उसके बाद वो डिराइव करता है सर्च बिहेवियर. हम ढूंढने लगते हैं हम उसको सेटिस्फाई कैसे करें, उस अनसेटिस्फाइड नीड को हम सेटिस्फाई कैसे करें. तो हमारा क्या होता है, सर्चिंग बिहेवियर आता है. फिर उसके बाद वो नीड सेटिस्फाई होती है तो हमारी टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, डिराइव सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड और रिड्यूसेस द टेंशन. फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय. और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होगा तो फिर किसका, ऑर्गेनाइजेशन का भी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा. फिर उसके बाद मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड. थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कम एम्प्लॉयज छोड़ करके जाएं. ठीक है, अगर कम एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे तो हमें जो नया रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और नए रिक्रूटमेंट करने की वजह से जो हमारी हाई कॉस्ट होगी वो भी बचेगी, सेव होगी. ठीक है, तो हम उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम उनको इंसेंटिव दे करके मोटिवेट कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा कम हो. और पता है एम्प्लॉय टर्नओवर ना हो इसके लिए एक चीज़ और आती है, उसको बोलते हैं हम ईसॉप बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. कहाँ सुना आपने, ये उसमें बुक 2 में अकाउंटेंसी, ग्रुप 2 अकाउंटेंसी, बुक बुक 2 अकाउंट. उसमें अच्छा ईसॉप discount है. पे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, हमने उनको ये बोला कि अगर आप 100 ईयर्स तक हमारे साथ रहोगे तो हम आपको अपने कंपनी के शेयर्स दे देंगे. शेयर्स देने का मतलब क्या बन जाता है, वो फिर कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं. तो वो जो एम्प्लॉयज़ है वो रिटेन करेंगे, है ना. तो ये होता है. फिर आगे मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म. अगर आपको बहुत नेगेटिव बिहेवियर चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको काम करने का मन नहीं, आप बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हो, तो आपको उस जगह पे जाने का मन करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जाने का मन नहीं करेगा. स्कूल में अगर आपको पता है कि आज टीचर से डांट पड़ने वाली है, जाओगे उस दिन स्कूल, छुट्टी मान लोगे. ठीक है, तो मोटिवेशन हेल्प क्या करता है, रिड्यूस करता है एब्सेंटिज्म. ठीक, some important reasons for absenteeism are bad working condition, inadequate rewards, lack of recognition, poor relation with the supervisors and colleagues. Through sound motivational system, all these deficiencies can be covered. If motivation is adequately provided, work becomes a source of pleasure and workers to attend to work regularly. अगर हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, हमें टीचर से ज़्यादा डांट नहीं पड़ती, हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, हमारी सारी कॉपीज़ कंप्लीट रहती है, तो फिर ऐसे बच्चे को स्कूल जाने का मन करता है ना. वो कभी छुट्टी नहीं मारता, फिर वो डेली आता है. वैसे ऐसी ज़्यादातर गर्ल्स होती है ना. फिर फिफ्थ, मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय. तो अब हमारा डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन मना थोड़ी कर सकती है. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस लाएंगे ही नहीं, कभी भी हमें चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरीली लाने पड़ेंगे. तो मोटिवेशन क्या हेल्प करता है, मैनेजर को हेल्प करता है उन चेंजेस को स्मूथली लाने में, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है वो रेसिस्ट ना करें उन चेंजेस को. ठीक है, नॉर्मली फॉर एनी चेंज इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी रेसिस्टेंस फॉर चैलेंजेस. If manager can convince these employees that proposed changes will bring additional rewards, तो मैनेजर क्या कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अगर हम ये चेंजेस लेकर के आएंगे, हम सो एंड सो नया सॉफ्टवेयर लेकर के आएंगे, नई हमारी स्कीम्स लेकर के आएंगे, तो हमें उन चेंजेस को करने की वजह से एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे एम्प्लॉयज़ के लिए. दे मे रेडिली एक्सेप्ट द चेंज. ठीक है, एक बार और बताओ क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के, बताओ.
हाँ, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन मतलब फिर नेगेटिव बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है। बिहेवियर विल चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर reduce employees turnover, आप बताओ जसकरण। इनिशिएट डिसीजन मेकिंग, शायद इनिशिएट्स डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट पॉइंट था आई गेस। नहीं, हेल्प टू इम्प्रूव, वो तो बोल दिया, हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टर्नओवर तक बोल दिया। फिर उसके बाद क्या है, हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म, और लास्ट पॉइंट रेसिस्टेंस कम होता है एम्प्लॉयज से। फिर आगे टीम ज्वाइन है चौथा पॉइंट। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैस्लोज क्या हो गया, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो हायरार्की आती है, देयर एग्जिस्ट हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। आप ये बताओ, अगर आपका अगर आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकाल दे ठीक है, ना आपके पास शेल्टर है, ना आपके पास खाने के लिए है, ना कुछ है, तो अब जब आप जाओगे जॉब लेने, तो सबसे पहली चीज़ क्या सिक्योर करने की कोशिश करोगे, अपनी फूड, शेल्टर, ये सब चीज़ें सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या सिक्योर करते हैं, अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। एक एम्प्लॉयज़ जिसके पास नहीं है कुछ भी, तो वो सबसे पहले क्या सिक्योर करेगा, अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक। फिर उसके बाद उसके दिमाग में दूसरी नीड क्या आएगी, कि अब जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर सिक्योरिटी हो, मतलब मेरे को निकाले ना, है ना। तो वहाँ पर दूसरी उसकी नीड क्या होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, टर्नओवर कम हो और सिक्योरिटी नीड हो, कि मतलब अब उसकी वो जॉब परमानेंट है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है। तो दूसरी नीड क्या आएगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आएगी, क्या हो गया। फिर तीसरी चीज़ क्या आएगी, एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड, दीज नीड रेफर टू अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। जब आप सिक्योर हो गए, आपके पास साइकोलॉजिकल घर, कपड़ा, ये सब हो गया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स भी हो गई, आप सिक्योर हो, आपकी जॉब परमानेंट है। फिर तीसरी चीज़ क्या आएगी, बिलोंगिंग नीड, की आपके पास एटलीस्ट जो आपके जो कलीग्स हैं, आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपको एक्सेप्ट करें, वो आपके साथ फ्रेंडशिप रखें, है ना। एक हमारी सोशल नीड पूरी होती है, बिलोंगिंग नीड मतलब एक सोशल नीड, ठीक। सोशल नीड जब पूरी हो जाएगी, तब एस्टीम नीड आती है, कि हमें कुछ रिकॉग्निशन मिले, मेरा एक स्टेटस हो, मुझे लोग पहचाने कि हाँ, क्या, इज्जत, हाँ इज्जत, एस्टीम नीड्स आएगी। जब हमें ये सारी नीड्स हमारी पूरी हो जाए, जब ये सारी नीड्स हमारी पूरी हो जाए, तो फिर लास्ट में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब तो क्या मिल गई, तृप्ति, अब तो सब मिल गया, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन दी हायरार्की, इट रेफर्स टू ड्राइव टू बिकम what one is capable of and becoming. These needs include growth, self fulfillment and achievement of goals, ठीक है। अभी इस वाले एम्प्लॉय को घर से बाहर निकाल दिया था, इसके पास कुछ भी नहीं था, जीरो से उसने स्टार्ट करा था। अब जैसे अब आप जाओगे, तो आपके पास पहले से है चीज़ें, है ना, एक घर है, खाने के लिए पैसे हैं, सब कुछ है, अच्छे कपड़े, सब कुछ है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिसके पास पहले से सब कुछ हो, उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हो ही ना, है ना, उसका ये जो ये हायरार्की है, ये कुछ और हो जाएगा, क्या क्या बोला इसने, ठीक है। तो अब उस एम्प्लॉय की हो सकता है कि ये बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स ना हो, उसके पहले क्या होती है, सिक्योरिटी नीड्स भी ना हो, वो सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ऑफिस से निकाल दिया तो मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर ही लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है कि उसके पहले क्या है, फ्रेंडशिप वाली नीड है, कि मेरे सोशल नीड्स पूरी हो जाए, पहले तो मेरे फ्रेंड्स बन जाए, मैं जाऊँ तो कोई मिल जाए कि साथ में मूवी देखने जा पाए, घूमने जा पाए, है ना। तो हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय की नीड अलग हायरार्की की हो और एक एम्प्लॉय की नीड इस हायरार्की से जाए, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हायरार्की चलेगी, लेकिन अब ये निकाला गया है, ज़्यादातर यही हायरार्की रहती है, ठीक है। तो हमें स्टेप्स तो इसी तरीके से याद करने हैं। सबसे पहले क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, एस्टीम नीड, एफिलिएशन, सोशल नीड्स, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इस तरीके से जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद
यहाँ पर क्या लिखा है देखो, मैस्लोज थ्योरी इज बेस्ड ऑन सच फॉलोइंग एजम्पशन, ये एजम्पशन पे बनाई गई है। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर starting from basic need to other higher level needs. A satisfied need can no longer motivate a person, only next higher need can motivate him. तो ऑलरेडी जो अचीव्ड नीड होती है हम उसको फिर मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर जो चीज़ ऑलरेडी है उसको देने की बात करेंगे तो मोटिवेटेड नहीं होगा वो, उसको जब नेक्स्ट लेवल की नीड उसकी पूरी करेंगे तब वो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। A person move to next higher level of hierarchy only when lower need is satisfied. जब हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी तभी तो हम यहाँ पे जाएंगे। क्या हम ये दोनों नीड्स हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खाने को फूड नहीं है, उससे पहले क्या हम फ्रेंड बनाने की सोचेंगे? नहीं, पहले तो हम अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी करेंगे ना, तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। Maslow's theory focuses on the needs as a basis for motivation. This theory is widely recognized and appreciated. However, some of his propositions are questioned on his classification of needs and hierarchy of needs. But despite such criticism, the theory is still relevant because needs, no matter how they are classified, are important to understand the behavior. It helped the manager to realize that need level of employees should be identified and provide motivation to them. तो क्या लिखा है कि हो सकता है, उसकी थ्योरी पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि किसी की फर्स्ट नीड बेसिक साइकोलॉजिकल नीड ना हो, है ना, तो इसलिए उसकी थ्योरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, बट स्टिल उसकी थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी एक क्या है, स्टिल रेलेवेंट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हम अगर नीड्स जान पाते हैं, अपने एम्प्लॉय की नीड जान पाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि उसको किस तरीके से मोटिवेट करना है, उसको नेक्स्ट कौन से लेवल की नीड उसकी सेटिस्फाई करनी है, तो किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है और उसे काम में बना कर रखना है। ठीक, तो पहले नंबर पे क्या आती है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। समझ गए पांचों पॉइंट। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब यहाँ पर इंसेंटिव्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब इन कैश वाले, है ना, आगे आ जाओ ना, हाँ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होंगे, कैश रिलेटेड, जैसे बोनस दे दिया। नॉन फाइनेंशियल क्या होंगे, जैसे कि रिकॉग्निशन मिल रहा है, हमें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, हमें मेडल्स दिए जा रहे हैं, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। हाँ, प्रमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर, सारे मेजर्स आते हैं जो एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं, टू इम्प्रूव करने में, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। These incentives may be broadly classified as financial and non-financial. Financial incentives in context of existing economic system, money has become a means to satisfy the physical needs of daily life and also obtaining a social position and power. Since money has become purchasing power, हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय कैसे कर पाते हैं, मनी के थ्रू बाय कर पाते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर टू इंसेंटिव्स विच आर इन direct monetary form or measurable in monetary term and serve to motivate people for better performance. These incentives may be provided on individual or group basis. हम एक एम्प्लॉय को इंडिविजुअली भी मोटिवेट कर सकते हैं इंसेंटिव देके, और हम पूरे के पूरे ग्रुप को, मतलब हो सकता है ना कि पूरी एक टीम ने ही अच्छा परफॉर्म करा, तो ग्रुप बेसिस पे भी हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं। द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस आर लिस्टेड बिलो। तो पहला इंसेंटिव्स क्या है हमारा, पहला फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, पे एंड अलाउंसेस फॉर एवरी एम्प्लॉय। सैलरी इज बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव्स, सैलरी तो मिलती ही मिलती है हर मंथ, बट
सैलरी के साथ अलग से पे और अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंस. सैलरी system consists of regular increments in the pay every year and enhancement of allowances from time to time. In such organization, pay hike and increments may be linked to the performance. ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि हमें सैलरी के साथ साथ कभी कभी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब रहने का रेंट, घर पे रहने का रेंट, और भी चीज़ें सुनी होंगी. हाउस रेंट अलाउंस के साथ वेकेशन दे दिया, वेकेशन मिल गया. कोविड के टाइम में ऐसे वाईफाई का वो दे देते हैं. डॉर्मेटरीज हाँ. से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो हाँ हाँ उसका हाँ, सब सेम. तो ये सब इंसेंटिव्स के फॉर्म में मिल सकते हैं. मैम डॉर्मेटरीज भी तो होती हैं. क्या? डॉर्मेटरीज वो क्या होता है? मैम जहाँ पे एम्प्लॉयज रह सकते हैं जैसे. हाँ, तो वो कंपनी की तरफ से एक वो होता है. अच्छा ठीक है, एक मतलब वो, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा ना, फिर हमें कैश में थोड़ी मिल रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में नहीं आएगा ना फिर. तो वो इसमें आएगा नॉन मॉनेटरी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स. अब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स मतलब कि जिस एम्प्लॉय ने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा अच्छे से काम किया, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, उस लेबर को हमने ज़्यादा इंसेंटिव्स पे करा. तो सेवरल वेज इंसेंटिव्स प्लान्स एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल. तो लेबर्स क्या चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाएं ताकि उनको वेजेस ज़्यादा मिलें. बोनस इज एन इंसेंटिव्स ऑफर ओवर एंड अबव वेजेस और सैलरी. सैलरी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो क्या होता है? बोनस. प्रॉफिट शेयरिंग इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज इन प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस सर्व्स to motivate the employee and improve their performance. Next, ये वही है स्टॉक ऑप्शन जो अभी बताया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP. अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर. कंपनी क्या करती है? अपने शेयर एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है, जो उनका मार्केट प्राइस चल रहा होता है ना, उससे कम रेट पे प्रोवाइड करती है. ठीक. समटाइम्स मैनेजमेंट में अलॉट शेयर्स इन लाइन ऑफ वेरियस इंसेंटिव्स पेबल इन कैश. ठीक है, ये सब रहने दो. फिर आगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट. परक्यूजिट्स इन मेनी कंपनीज, परक्यूजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड सच एज कार का अलाउंस मिला, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल एड, एजुकेशन टू चिल्ड्रन. ये सब क्या है? हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. बताओ कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग और स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स. ठीक है. कमीशन लेकिन कब मिलता है? कमीशन हम जनरली किसको बोलते हैं? ब्रोकर वगैरह जो होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो गया? पहला, स्टेटस. हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, हमारी कंपनी में एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक प्रेस्टीज ऑफ जॉब, रिकॉग्निशन दे दिया. सपोज करो एक एम्प्लॉय था, ठीक है, उसकी थोड़ी कम पोजीशन थी, ठीक है. अब उसको ना एक अच्छे, एक फैंसी नाम से बुलाने लग गए सब, एक उसको एक वो दे दिया, ठीक है. तो वो उसको लगता है कि एक हमारी एक स्टेटस है, एक पोजीशन है, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी क्या उसको मोटिवेट करेगा अच्छी तरीके से काम करने के लिए. ठीक. स्टेटस दे देना. फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. अगर क्लाइमेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट नेगेटिव रहेगा तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं होंगे. तो हमारे क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सबका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉयज़, रिस्क टास्किंग, ये सब. फिर उसके बाद करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. हम जॉब क्यों कर रहे हैं? पहले तो हमारा है, ठीक है, सैलरी लेना,
ठीक है, लेकिन हम ग्रोथ के लिए भी तो कर रहे हैं, हम अपना करियर अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो करियर एडवांस, करियर को अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी भी कंपनी प्रोवाइड करे। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू ग्रो एट अ हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर शुड provide opportunity to employee to improve their skills and be promoted to the higher level of job. Appropriate skills and development programs and sound promotion policy will help the employee to achieve promotion. ठीक, फिर उसके बाद job enrichment. Job enrichment is concerned with designing job that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skills and give workers more autonomy and responsibility. Job enrichment जैसे कि आपको कुछ भी कंपनी के अंदर काम बोला गया करने के लिए और आपको ना एक तरीका, मतलब एक वेल डिफाइंड एक प्रोसीजर बता दिया, फर्स्ट स्टेप यही करना है, सेकेंड स्टेप यही करना है, थर्ड स्टेप यही करना है, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी उतनी, है ना। लेकिन अगर आपको एक काम बोला जाए और आपको प्रोसीजर नहीं बताया, तो आपको सब कुछ खुद ही देखना है, खुद ही रिसर्च करनी है, किस तरीके से होगा, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, सब कुछ आपको खुद ही देखना है। तो ये क्या है, एनरिच करने में, हमारी स्किल्स को एनहांस करने में हेल्प करेगा। ठीक, जॉब एनरिचमेंट जैसे कि सपोज करो 2 फर्म है, सीए के 2 फर्म्स है, एक फर्म 1 फर्म 2। अब इसके अंदर जो आर्टिकल्स काम करते हैं उनको ना, जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, मतलब जो हेड है, वो हर स्टेप में प्रोवाइड करता है कि ये काम इस तरीके से होता है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आपके पास पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करके देते हैं, सब कुछ हेल्प करते हैं, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे सीए का फर्म है, उसमें वो हेल्प नहीं करते, बस काम दे देते हैं और बोल देते हैं 1 हफ्ते में पूरा चाहिए। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, सीए 2 की, है ना। तो वैसे ही जॉब एनरिचमेंट, जहाँ से हम अपनी लेवल का नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए, अपनी स्किल्स को बढ़ा पाए, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, मोस्ट पीपल हैव अ नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ देयर वर्क एंड ड्यू टू रिकॉग्निशन दे फील व्हाट दे शुड डू टू बी रिकॉग्नाइज अदर्स कंसर्न। अगर हमारे जैसे स्कूल में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसको ट्रॉफी देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को देते हैं, है ना, फिर उसके बाद नहीं देते, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने पोजीशन पे आने के लिए, ताकि वो एनुअल डे फंक्शन में सबके सामने नाम अनाउंस करे और फिर हम जाए और फिर वो ट्रॉफी रिसीव करे चीफ गेस्ट से, तो वो एक रिकग्निशन अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम अनाउंस करना ताकि एम्प्लॉयज़ सोचे कि मेरे को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, ताकि आप लोग सोचो कि मेरे को भी वहाँ पे जाना है, मैं भी फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊँ सबको, मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आएगी। नहीं सोचते ऐसा। अब तो स्कूल ख़त्म हो गया, तो ऐसी फीलिंग आएगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। मैम इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग तब आएगी जब लोग हमारे पास आएंगे वोट देने। ऐसा कब होगा? तन्मय अपनी कंपनी शुरू करेगा, फिर उसको बहुत बड़ी बनाएगा, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ रखेगा, फिर अवार्ड सेरेमनी रखेगा और अवार्ड्स देगा। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर। ऐसी मतलब कि क्या ना हो, यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा ना हो, जो वो एम्प्लॉयज़ रखते हैं फिर वो उनकी जॉब परमानेंट टाइप हो जाती है, सिक्योर रहती है। एम्प्लॉयज़ वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी। अगर एम्प्लॉयज़ के दिमाग में ऐसा होगा कि मुझे हटा करके मेरी पोजीशन पे कोई और लेकर के आ सकते हैं, तो उसको मतलब उसका मोटिवेशन क्या डिक्लाइन होगा, है ना, मोटिवेटेड नहीं रहेगा वो। तो एम्प्लॉयज़ को क्या होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय को क्या पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट एम्प्लॉय के डिसीजन आप मान नहीं रहे लेकिन आप सबके सजेशंस तो ले सकते हो, है ना। हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया और उसकी वजह से कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। लास्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट। हम अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। एम्पावरमेंट मेक पीपल फील
that their job are important. This feeling contributes positively to use their skills and talent in job performance. ठीक है, अच्छा बताओ, इसमें इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको पढ़ने तो सारे हैं लेकिन एटलीस्ट कोई भी 5 अच्छे से लर्न रखना कि ये 5 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के एग्जाम्पल है. ठीक है, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जॉब सिक्योरिटी, जॉब एनरिचमेंट, फिर एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. इन सब वर्ड्स के मतलब समझ में आए? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, लीडरशिप. लीडरशिप उसमें अच्छा लगता है. हाँ. जैसे मैं अपनी सोसाइटी में बैडमिंटन खेलता हूँ, तो अब मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ कि सब मेरे साथ ही खेलने जाते हैं, किसी और को अपना ओपोनेंट रखना ही नहीं चाहते. वाओ. हम भी प्लान करते हैं तन्मय के साथ बैडमिंटन खेलने का. तो ऐसे फिर अच्छी फीलिंग आती है ना, तो फिर आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो आप मोटिवेटेड फील करते हो तो आप बैडमिंटन खेलने फिर जाओगे ही जाओगे. ऐसा होता है कि है ना, फिर एब्सेंट नहीं रहते आप वहाँ मतलब एब्सेंटिज्म कम होता है. तो आप लिंक कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आती हैं अगर हम मोटिवेटेड फील करते हैं तो. अच्छा एग्जाम्पल था वैसे उसका. लीडरशिप. Whenever we hear the success story of any organization, we immediately remind their leaders. Can you imagine Microsoft without Bill Gates, Reliance without Ambani's, Infosys without Narayan Murthy, Tata without JRD Tata or Wipro without Azim Premji? You would say it is not possible to achieve. तो हम क्या बोलते हैं हमेशा कि अगर कोई भी कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे है तो उसके लीडर ने बहुत अच्छा सा काम करा है ना. लीडरशिप तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लीडरशिप के साथ साथ जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं, जो उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं, उनका भी रोल बहुत ज़्यादा होता है. अगर 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 अंबानीज जो जिस पोजीशन पे रिलायंस है, तो अगर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्होंने उनका अगर सपोज करो आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, आप लीडर बन गए क्लास के. अब आपको एक टास्क दिया गया कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और आपने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा और बहुत सही था, ठीक है, तो जो भी वो लीडर होगा उसको रिकॉग्निशन मिलेगा. लेकिन अगर उस लीडर की बात कोई भी क्लास के बच्चे नहीं सुनते तो, है ना, सुनते ही नहीं, कर लो फिर कुछ क्या करोगे, तो फिर कुछ होता ही नहीं, फिर तो टास्क ही कंप्लीट नहीं होता. तो लीडरशिप के साथ साथ लीडरशिप में ऐसी क्वालिटी, मतलब लीडर में भी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है, सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनको मोटिवेट कर पाए, सबसे एक लिंक बना पाए, रिलेशनशिप बना पाए, ताकि वो लोग उनकी बात सुने. ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करें ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो. ठीक है, तो उसके बाद लीडर ऑलवेज पे अ की रोल इन द सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप. तो लीडरशिप में होने के लिए क्या ज़रूरत है? उस लीडर के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. Leadership is a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organization goal. Leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relations with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objective. तो leader का क्या काम होगा? उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप्स बना करके रखे और अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करे लीडर की. ठीक, फीचर्स ऑफ लीडरशिप. फर्स्ट फीचर, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स. फर्स्ट क्वालिटी ही क्या है? हमारे पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें. Second, leadership try to bring change in behavior of others. Leadership indicates interpersonal relationship between leader and follower. Relationship is exercised to achieve common goals of the organization. Leadership is a continuous process. ठीक है. The term leader emerges from the leadership. An individual possessing attributes of leadership is known as leader. जिसके पास leadership के सारे attributes हैं, सारी qualities हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लीडर बोलेंगे.
While discussing about leadership, it is important to understand leader-follower relationship. Many times, the success of an organization is attributed to the leader, but due credit is not given to the followers. Many followers related factors like their skills, knowledge, commitment, willingness to cooperate, team spirit, etc. make a person an effective leader. It is said that followers make a person good leader by acceptance of leadership. यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, अगर फॉलोअर्स ही उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीडर, उसकी बात मानते हैं, तभी वो क्या है, गुड लीडर तभी तो बन पाएगा ना. तो फॉलोअर मेक द पर्सन अ गुड लीडर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीडरशिप. Therefore, it is to be recognized that both leader and follower play a key role in leadership process. Both follower and leader play a key role in leadership process. हमने क्या 5 पॉइंट देखे. हमने लीडर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. फर्स्ट, उसके पास पावर्स होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस अदर्स. सेकेंड, उसको बिहेवियर में चेंज कैसे लेकर के आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करना है लोगों को, वो उसके पास लीडर के पास क्वालिटी होनी चाहिए. उसको सबके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होंगे. फिर सेकेंड, उसको अचीव करवाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल, किस तरीके से अचीव होगा. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है लीडरशिप, ठीक है, खत्म नहीं होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप इज अ की फैक्टर इन मेकिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन successful. History reveals that many times difference between success and failure of the organization is leadership. Points देखते हैं डायरेक्टली. Importance of leadership. First point वही, leadership influences the behavior of people and make them positively contribute their energy for the benefit of the organization, maintain interpersonal relationship and help the follower to fulfill their needs. Leadership play a key role in introducing required changes. Leader handle conflicts and effectively does not allow adverse effect resulting from the conflict. Leader क्या करता है, हमारे टीम मेंबर्स के अगर 2 टीम मेंबर के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जो भी उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा. A good leader always allows his followers to ventilate their feelings and disagreement, but persuades them to giving suitable clarification. तो लीडरशिप का क्या रोल है, लीडर का क्या रोल है कि जो भी कंफ्लिक्ट वाली फीलिंग है 2 लोगों के बीच में उसको ख़त्म करें, और वो कि साथ में क्लैरिफिकेशन के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग कम करने के साथ साथ में एक टीम की तरह सब लोग काम करें. फिर लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर subordinate. A good leader always builds up his successor and help in smooth succession process. तो लीडर का क्या काम होता है, ट्रेनिंग देना अपने सबऑर्डिनेट को, और साथ के साथ वो अपने सक्सेसर को भी बिल्डअप करता है. मतलब लीडर जब जाएगा तो उसकी जगह पर कौन लीडरशिप, मतलब कौन प्रमोट होकर उसकी जगह पर आएगा, तो वो भी एक लीडर का काम होता है. जैसे अभी टाटा और रतन जी ने अपने दूसरे सक्सेसर को दिया. हाँ. तो अब यहाँ पर लीडरशिप क्या करते हैं, फिर वही ये वाले पॉइंट ऑलमोस्ट सेम थे. क्या क्या आता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बनानी होती है, अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो. फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का काम होता है, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी क्या करता है, ट्रेन करता है. ठीक. लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 होते हैं, ये ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज फायर. देखो अब इसके अंदर ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जैसे कि स्कूल में आजकल चल रहा है अभी का, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि पेपर करना है, हाँ. या फिर क्लास में ये चैप्टर है, ये करना है, वो करो, इतने टाइम में खत्म करना है. स्कूल में तो वैसे भी डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता है, शुरू से ही नहीं होता है ना. आपको बस टीचर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, आपको पूरे करने होते हैं. सब कुछ, यहाँ तक कि हमें कब खाना है, कब पीना है, सब कुछ. हाँ तो बोलते भाई वो तो जा सकते. अब वो क्यों इतना परेशान हो रहा है, अब तो स्कूल जाना भी नहीं है, खत्म. खुशी नहीं होनी चाहिए, ये दुख का माहौल होता है ये.
ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर, तो सिर्फ ऐसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। सुपीरियर बस सबऑर्डिनेट को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। इधर से कुछ भी नहीं होता, ठीक, कुछ भी नहीं हम बोल नहीं सकते, बस हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और उसको हमें पूरा करना है। द ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दीज ऑर्डर। आपसे आपके टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके ऑर्डर को ओबे करेंगे। तन्मय, if a manager is following this style, then communication is only one way with the subordinate and only acting according to the command is given by the manager. The leader is dogmatic, that is does not change or wish to be contradicted. His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the results. आपकी टीचर आपको रिवॉर्ड दे सकते हैं, है ना। आज आपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो रिवॉर्ड भी देते हैं, स्कूल वाले रिवॉर्ड देते हैं क्या, देते तो है यार, प्राइस तो देते हैं, इतना तो साल में एक फंक्शन तो होता है जिसमें अवार्ड दिया जाता है। नहीं, ये तो होता है हर स्कूल में। अच्छा, स्पोर्ट्स डे तो बनता होगा। स्पोर्ट्स डे भी नहीं होता है स्कूल में, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं क्या आपके स्कूल में? स्पोर्ट्स डे तो होता है तन्मय। छोटे किंडरगार्टन के लिए मिलता है वो हमारे यहाँ। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा सैड आपका स्कूल लाइफ चल रही है, सैड लाइफ। एनुअल डे होता है, एनुअल डे में तो देते होंगे ना प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो मिलता है। वहाँ पे जो डांस करने जाते हैं कंपटीशन में पार्ट लेने, उन्हें मिलता है। कंपटीशन थोड़ी होता है, डांस कंपटीशन थोड़ी होता है। कंपटीशन करवाते हैं वो ये लीडरशिप कंप्लीट कर लो अब, कोई बात नहीं। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर, वो क्या होता है कि दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन, जो सब सुपीरियर है और सब ऑर्डिनेट है, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन। ये इसको ऑर्डर दे सकता है और सब ऑर्डिनेट भी अपने सुपीरियर को सजेशंस वगैरह दे सकता है। अ डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक्स decision in consultation with his subordinate. He will encourage them. अभी तो शायद ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना, हाँ यहाँ पर मैं यहाँ पे थी, लीडर और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हमने इसके अंदर हमने क्या देखा था, ऑटोक्रेटिक के अंदर वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर मतलब जो भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है वो ऑर्डर देगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको पूरा करना। अब यहाँ पर अब अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म करा तो हो सकता है उसको रिवॉर्ड मिले, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो हो सकता है उसको पनिशमेंट मिले। जैसे कि स्कूल में होता है, हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और हम काम पूरा नहीं करते तो हमें पनिशमेंट भी मिलती है, तो वैसे ही दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव in getting productivity in many situations, like in a factory where superior is responsible for production on time and has to ensure labor productivity. अब ये क्या, ये वाला लीडरशिप स्टाइल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर है, जहाँ पर हमारे पास टाइम दिया रहता है और हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये वाला लीडरशिप स्टाइल यूज़ होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे हमें जल्दी से डिसीजन, हमारे पास टाइम नहीं है डिस्कशंस करने का, मीटिंग्स रखने का, बस हमने जो डिसाइड कर लिया वही होगा, ठीक। तो जब हमें क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है तभी वाला लीडरशिप स्टाइल सक्सेसफुल होता है। बट देयर आर ऑल्सो वेरिएशंस ऑल्सो, दे मे लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन, कंसिडर सबऑर्डिनेट्स आइडियाज़, तो कुछ वेरिएशन हो सकते हैं। हम ये वाला लीडरशिप स्टाइल फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक, लेकिन ठीक है एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। फिर डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक टू वे कम्युनिकेशन, हम कंसल्ट करके फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। ही विल एनकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज मोर कॉमन नाउअडेज सिंस लीडर्स ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट पीपल परफॉर्म बेस्ट इफ दे हैव सेट their own objectives. They also need to respect the others' opinion
एंड सपोर्ट सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल क्या है, आजकल कॉमन है, सब लोग यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉय से भी, क्योंकि आजकल क्या होगा अगर हम पूछेंगे नहीं, ठीक है, जैसे हमने आपको बोला गया ना कि अगर आपको लेट आना है तो बता देना, लेकिन टाइम से बता देना, ठीक है। ऐसे नहीं कि 4 बजे क्लास है तो 4 बजे बोलोगे कि मैं तो 4:30 आऊँगा, बता सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा पहले से बताओ, ठीक। ये भी लेट आया है, जस्ट करंट टाइम से आ गया था। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको टाइमली बता देनी है चीज़ें, ठीक। तो अब यहाँ पर जो भी ड्यूटीज़ हैं अकम्प्लिश करने में मतलब वो इजी रहता है। अब एम्प्लॉय को ये लगता है ना कि हाँ हमारे साथ डिस्कस करके ही तो डिसीजन लिया गया था, तो हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, तो ड्यूटीज़ और अकम्प्लिश करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से परफॉर्म करते हैं। दे एक्सरसाइज मोर कंट्रोल बाय यूजिंग फोर्सेज विद इन द ग्रुप। अब इसके अंदर क्या है, फ्री रेन लीडरशिप, मतलब फ्री है यहाँ पे वन वे टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वो फ्रीली हम किसी से भी बात कर सकते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। सच अ लीडर क्या डिसेंट्रलाइज्ड है, हाँ बोल सकते हैं। सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जैसे वो वाला CA फन का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जो CA फन 2 था, उसके अंदर क्या एग्जाम्पल था, बस आपको काम बता दिया गया कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछ रहा पूरे हफ्ते आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट एसेंशियल मतलब ज़रूरत होगी उसको अपने बॉस की, तब वो जाकर के इंटरफेयर करेगा, नहीं तो वो इंटरफेयर ही नहीं कर रहा बीच में, है ना। द फॉलोअर्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मिली है ना, टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। वो उसको किस ऑफिस में जाना है, किस टाइम पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस है काम करने की, बस उसको एक टारगेट दे दिया है कि आपको ये अचीव करना है। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क, खुद से वो अपने टास्क बनाएगा कि मेरे को किस दिन क्या काम करना होगा, रिजॉल्व करेगा इश्यूज खुद से। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम and supply them the required information to complete the task assigned. At the same time, subordinate assume responsibility for the work to be performed. तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अपने काम के लिए। कौन शॉप, मतलब शॉप में कैसे एग्जाम्पल? हम शॉप में रहते हैं, हमारे रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारा सामान बिकता है वो सारे एम्प्लॉइज को पता होता है कहाँ पे क्या क्या है, सब कुछ हमारे मतलब मैनेजर को बताने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो जब काम कर रहे हैं उनको खुद से पता है, वो खुद से निकाल करके जिस कस्टमर को जो चाहिए वो दे सकते हैं। और घर की डिलीवरी भी हो जाती है, बस जगह बता। आपका यही काम है क्या? अच्छा, नहीं मेरे को ऐसे लगा। आज की वीडियो खराब हो गई है। Depending upon the situation, a leader may choose to exercise a combination of these styles when required. तो अब यहाँ पे लीडर क्या चूज कर सकता है, मेरे को किस टाइम पे ऑटोक्रेटिक, किस टाइम पे डेमोक्रेटिक लेना है, किस टाइम पे मेरे को फ्री लीडरशिप छोड़ देनी है कि मैं पूरी तरीके से छोड़ दूँ एम्प्लॉय को काम करने के लिए। तो हम इनका कॉम्बिनेशन बना करके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन से।